चलिए, मोलैलिटी से रिलेटेड ही एक दूसरा टर्म है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, इसे हम लोग मोलैलिटी कहते हैं। मोलैलिटी जैसा ही है मोलैलिटी। अभी टर्म को हम लोग समझ लें। हम लोगों ने अभी मोलैरिटी पढ़ी है, हमने इस टर्म को पढ़ा जिसको मोलैरिटी कहते हैं, यानी कैपिटल एम। अब हम एक नए टर्म को पढ़ने जा रहे हैं जिसको कहते हैं मोलैलिटी। इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना। ये मोलैलिटी है, ये मोलैरिटी है। यहां आर है, यहां एल है। ये आर कन्वर्ट हो गया एल में, ठीक है। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसको मोलरता बोलते हैं और इसको हिंदी में मोललता बोलते हैं, ठीक है। तो यहां ला है, यहां रा है। तो इस बात का ध्यान रखें कि हम लोग बहुत छोटा सा डिफरेंस है दोनों में, मोलैलिटी और मोलैरिटी में। डेफिनेशन में भी थोड़ा सा अंतर है। वहां सॉल्यूशन का 1 लीटर की जगह 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट रखते हैं। तो किसी सॉल्यूशन की जो मोलैलिटी है, तो मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये डेफिनेशन है मोलैलिटी के संबंध में। मोलैलिटी जिसे हम लोग मोललता कहते हैं, स्मॉल एम, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग मोलैलिटी ऑफ आ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ solute present in 1 kg of solvent. 1 kg of solvent. ये डेफिनेशन है. इट इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल m. This term is known as molality. What do you mean by molality? Molality of a solution is equal to the number of gram mole of solute present in 1 kilogram of solvent. अभी जो पिछली डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी बिल्कुल सेम था. मोलैलिटी की जगह मोलैलिटी था और सॉल्यूशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन की जगह हमने बदल दिया है. 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन की जगह कर दिया 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट कर दिया. इट इज रिप्रेजेंट बाई स्मॉल m. तो इसको हम लोग मोलैलिटी कहते हैं. ये टर्म तो हम लोग समझ ही गए हैं. दोनों में कितना डिफरेंस है शब्दों में, और अभी हम लोगों ने डेफिनेशन में भी डिफरेंस समझा. तो चलिए अब हम इस मोलैलिटी को हिंदी में लिखने का प्रयास करते हैं, या हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हैं किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुभारों की संख्या उपस्थित विलेय के ग्राम अणुभारों की संख्या उस विलयन की मोललता
कहलाती है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। अगर हम लोग डेफिनेशन को फॉर्मूले के टर्म से व्यक्त करने का प्रयास करें तो क्या लिख सकते हैं? मोलैलिटी यानी स्मॉल m इज इक्वल टू ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये ग्राम मोल के बारे में हमने पहले बता दिया। ग्राम मोल क्या होता है? ग्राम मोल जो लिखा होता है वो n होता है, n नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं, और ये बराबर होता है W अपॉन m के। ये W आप लोग जानते हैं मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और m क्या है? मॉलिक्यूलर मास है। यहां लिख सकते हैं W मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मतलब जो W है वो विलेय की मात्रा ग्राम है। सॉल्यूट का मतलब होता है विलेय, विलेय की मात्रा ग्राम में, और m जो है वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब ये n इज इक्वल टू W अपॉन m होता है। स्मॉल m इज इक्वल टू n अपॉन कैपिटल W। n की वैल्यू वो है, उसको हम यहां पर पुट कर देंगे तो मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल w m इंटू कैपिटल W, और कैपिटल W किलोग्राम में इस्तेमाल करेंगे। दिस इज द फॉर्मूला टू एक्सप्लेन द मोलैलिटी टर्म मोलैलिटी। ये जो फॉर्मूला है वो मोलैलिटी के टर्म को एक्सप्लेन कर देता है कि मोलैलिटी क्या है। आप बता सकते हैं स्मॉल w क्या है? स्मॉल w मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, m मॉलिक्यूलर मास, कैपिटल W मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये सॉल्वेंट का मास है वो भी किलोग्राम में, और ये टर्म मोलैलिटी हो गया। तो हम लोग मेरे ख्याल से मोलैलिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस भी समझ गए कि मोलैरिटी में क्या होता है, जिसे हम लोग मोलरता कहते हैं। मोलरता में यहाँ 1 किलोग्राम की जगह 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन होता है, जबकि यहाँ 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, यहाँ किलोग्राम का मास सॉल्वेंट में यूज किया जाता है, और मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये मोलैलिटी हो गई। मोलैलिटी के बारे में एक खास बात यह है कि टेम्परेचर के इंक्रीज से मोलैलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप में परिवर्तन करने से नॉर्मलिटी परिवर्तित हो जाती है, मोलैरिटी यानी मोलरता में परिवर्तन आ जाता है, विलेन की स्ट्रेंथ परिवर्तित हो जाती है। ध्यान देना, मैं जो बता रहा हूं, ताप में परिवर्तन के साथ विलेन की स्ट्रेंथ परिवर्तित हो जाती है, नॉर्मलता परिवर्तित हो जाती है, मोलरता परिवर्तित हो जाती है, परंतु मोललता मोलैलिटी स्मॉल m पर ताप परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले जितने भी बताए हमने, स्ट्रेंथ हो, नॉर्मलिटी हो, मोलैरिटी हो, सब में आयतन इन्वॉल्व रहता है। यहाँ किसी आयतन का कोई रोल नहीं है, इसलिए आयतन में परिवर्तन नहीं हो पाता है, क्योंकि ताप में परिवर्तन से आयतन परिवर्तित होता है, जिससे नॉर्मलिटी, मोलैरिटी, स्ट्रेंथ परिवर्तित हो जाती है। चूंकि यहाँ आयतन का कोई रोल नहीं है, इसलिए ताप परिवर्तन का मोललता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। मोललता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका जवाब होगा ताप परिवर्तन का मोललता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। केवल मोललता ही नहीं, मोललता के साथ साथ यानी मोललिटी के साथ साथ मास परसेंट पर भी टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मोल फ्रैक्शन पर भी टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये बात नोट करके रखेंगे, अभी आगे चल के मैं बता दूंगा। तो ये बात क्लियर हो गई, इसको मिटा देते हैं। तो अभी जो मैं बात बता रहा हूं वो बात जान लीजिए कि जब किसी सॉल्यूशन के टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो क्या होता है। व्हेन द सॉल्यूशन temperature of solution changed, when the temperature of solution change, the mass percent mass percent, molality and mole fraction remain constant। तो हम लोग ध्यान रखेंगे मास परसेंट हो, मास परसेंट, जिसे हम लोग W परसेंट बोल देते हैं, मोललिटी बोल देते हैं, मोललिटी बोल देते हैं, और तीसरा मोल फ्रैक्शन। ये टेम्परेचर चेंज के साथ, टी में चेंज, जो टेम्परेचर चेंज के साथ ये कांस्टेंट रहते हैं। टेम्परेचर में आप चेंज करेंगे W परसेंटेज कांस्टेंट रहता है, मोललिटी कांस्टेंट रहती है, मोल फ्रैक्शन भी कांस्टेंट रहता है। चेंज क्या क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं नंबर 1 स्ट्रेंथ, नंबर 2 नॉर्मेलिटी, नंबर 3 मोललिटी। ये सारे टेम्परेचर चेंज के साथ चेंज हो जाते हैं। क्यों चेंज हो जाते हैं? ये बात मैंने अभी बताई कि स्ट्रेंथ, नॉर्मेलिटी, मोललिटी सब में V का इस्तेमाल होता है, वॉल्यूम, और टेम्परेचर में चेंज होने से V यानी सॉल्यूशन के वॉल्यूम में चेंज आ जाता है। इसलिए स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन विल चेंज। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखें, ये मोललिटी को एक्सप्लेन कर देती है और बेहतर तरीके से, मोललिटी को एक्सप्लेन कर देती बेहतर तरीके से। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन चेंज द मास परसेंट, मोललिटी एंड मोल फ्रैक्शन रिमेन कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रहता है, ये तीनों चीजें कांस्टेंट रहती हैं और ये तीनों चीजें चेंज हो जाती हैं टेम्परेचर के चेंज होने के साथ। ये इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अब मोल फ्रैक्शन एक टर्म है जो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करता है। हम लोग जानते हैं पहले से ही किसी भी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट इज सॉल्यूट एंड अदर इज सॉल्वेंट। जो लेस अमाउंट में है उसे सॉल्यूट कहते हैं, जो ग्रेटर अमाउंट में है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के एडिशन से, उनके मिलने से सॉल्यूशन की रचना होती है, सॉल्यूशन बन जाता है। तो इतना हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के एक सॉल्यूशन बनता है। तो किसी भी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं। चलिए, तो मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा था। मोल फ्रैक्शन को आप लोग ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए सपोज दैट किसी सॉल्यूशन में मोल ऑफ सॉल्यूट इज स्मॉल है,
एंड मोल ऑफ सॉल्वेंट इज कैपिटल एन। तो किसी सॉल्यूशन में जो टोटल मोल है, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे, n प्लस कैपिटल एन। ये जो स्मॉल n है ये सॉल्यूट का मोल है, और जो ये कैपिटल N है ये सॉल्वेंट का मोल है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल्स जो है का टोटल कर देंगे, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन किया जाएगा। अब अगर किसी कंपोनेंट का हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी विलेय का मोल प्रभाज निकालना है, विलेय का मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूट के मोल कितने हैं, स्मॉल एन है, टोटल मोल कितने हैं, एन प्लस कैपिटल है। अगर इसको जो सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम लोग मोल फ्रैक्शन को चाई से डिनोटेड करते हैं, चाई, दिस इज चाई, चाई ऑफ सॉल्यूट, ये ध्यान रखेंगे। जो मोल फ्रैक्शन होता है ना, मोल फ्रैक्शन को हम लोग चाई से डिनोटेड करते हैं, चाई, कुछ एक्स बनाते हैं, ठीक से चाई से डिनोट करते हैं। तो चाई सॉल्यूट, ये चाई का मतलब है मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट का, यानी विलेय का मोल प्रभाज बराबर स्मॉल एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन। अब यदि हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, किसी सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो क्या हो जाता है, मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट के मोल कितने हैं, कैपिटल एन, टोटल मोल कितने हैं, एन प्लस। तो हम यहां लिखेंगे चाई सॉल्वेंट इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन। ये जो फॉर्मूला है, सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अगर आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो स्मॉल एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन कर देंगे, और यदि आपको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो कैपिटल एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन कर देंगे। सीधा सा फंडा है, डेफिनेशन ये है कि आपको किसी सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होता है तो उसके मोल ऊपर रख दीजिए, सॉल्यूशन में टोटल मोल क्या है उसको नीचे रख दीजिए, बस दोनों का जो रेशो आएगा वो उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, हमने माना मोल ऑफ सॉल्यूट स्मॉल एन, मोल ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल एन। तो अगर हमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना तो स्मॉल एन अपॉन टोटल मोल नीचे रख दिए, एन प्लस। किसी सॉल्यूशन में टोटल मोल कितने होंगे, स्मॉल एन अपॉन प्लस कैपिटल एन। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को कैलकुलेट करना है तो चाई सॉल्वेंट इज इक्वल टू हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। इसको कैलकुलेट कर देते हैं और हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट होगा। अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसको डिफाइन कर सकते हैं किसी सॉल्यूशन में जिस अवयव का मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उस अवयव के मोल तथा सॉल्यूशन में उपस्थित कुल मोलों की जो रेशो होता है उसको हम लोग मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो हम लोग यहां एक छोटी सी डेफिनेशन लिख सकते हैं। किसी अवयव का
मोल प्रभाज, किसी अवयव का मोल प्रभाज उस अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन यानी सॉल्यूशन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। किसी, यहां लिख सकते हैं विलयन में किसी अवयव का मोल प्रभाज उस अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। ये डेफिनेशन है मोल फ्रैक्शन के संबंध में। डेफिनेशन आपको पीडीएफ में भेजी जा चुकी है, ठीक है। तो विलयन में किसी अवयव का मोल प्रभाज, यानी जिसे हम लोग कहते हैं, इस मोल प्रभाज को क्या कहते हैं बेटे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान देंगे, इस मोल प्रभाज को कहते हैं मोल फ्रैक्शन। सॉल्यूशन में किसी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है उस अवयव के मोलों की संख्या, जिसका भी मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर आप सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं तो सॉल्यूट के मोल ऊपर रखेंगे, अगर आप सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं तो सॉल्वेंट के मोल ऊपर रखेंगे। सॉल्वेंट के मोल क्या है, कैपिटल एन है, सॉल्यूट के मोल क्या है, स्मॉल एन है। सॉल्यूट का मोल प्रभाज तो सॉल्यूट के मोल ऊपर, सॉल्वेंट का मोल प्रभाज तो सॉल्वेंट के मोल ऊपर। जिसका मोल फ्रैक्शन आपको फाइंड आउट करना है उसके मोल ऊपर रखिए, टोटल मोल नीचे रख दीजिए। सॉल्वेंट का फाइंड आउट करना है, सॉल्वेंट के मोल ऊपर, टोटल नीचे। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, सॉल्यूट के मोल ऊपर, टोटल मोल नीचे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक और टर्म होता है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने वाला, जिसे हम लोग फॉर्मलता कहते हैं। फॉर्मलता बिल्कुल, जो फॉर्मेलिटी कहते हैं, वो बिल्कुल मोलरिटी के जैसा होता है। उसको भी थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूं इसको मिटाने के बाद।